राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व मुखिया श्री सुनील कुमार सिंह से खास बातचीत। देखिए इस खास बातचीत को। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत महमदाबाद पंचायत के पूर्व मुखिया श्री सुनील कुमार सिंह, जो कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त थे। ये और इनके पिताजी पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में जन स्वराज पार्टी में अनुमंडल अध्यक्ष। इन्होंने कहा, बिहार की जनता लालू एवं नीतीश जी से अब ऊब चुकी है। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता ने परिवर्तन का मान बना लिया है और बिहार में जन स्वराज से बेहतर कोई विकल्प नहीं। चूंकि प्रशांत किशोर के पास एक विजन है जो बिहार को अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों के दर्जे में शामिल करा सकते हैं। जन स्वराज अर्थात जनता का सुंदर राज्य की परिकल्पना, जिसका मुख्य सभ्य सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास है। आइए बिना देर किए आपको सुनाते हैं उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मेरा नाम मोनिश जिसान है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क, सच खबर सब पर नजर। अभी हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि राष्ट्रपति अवार्डेड हैं और ये 3 टर्म के मुखिया हैं और पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी लंबा इनका राजनीति में अनुभव है। आइए सर से हम, और ये काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। आइए सर से ही सर का परिचय जानते हैं। सर, आपका परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। मेरा घर महमदाबाद पंचायत का लावलपुर गांव में हुआ, भगवानपुर ब्लॉक में पड़ता है। मैं पिछले 3 टर्म मुखिया रहा हूं, पैक्स अध्यक्ष भी रहा हूं। मेरे पिताजी पैक्स अध्यक्ष थे और अभी मैं जन स्वराज के अनुमंडल अध्यक्ष के हाजीपुर अनुमंडल अध्यक्ष के पद पर। अभी जन स्वराज में अनुमंडल अध्यक्ष हैं। सर, आपका काफ़ी लंबा राजनीति का अनुभव है, तो फिर आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? जन स्वराज में बिहार में बेहतर भविष्य का निर्माण दिखता है हमको। चूँकि जन स्वराज के जो प्रणेता प्रशांत जी हैं वो बेहतर सोच, दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति हैं और उनका थीम है कि समाज के अच्छे लोग, अच्छे सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार के व्यवस्था के परिवर्तन करने का उनका इरादा है। इसी सोच से मैं प्रभावित होकर मैं जन स्वराज से जुड़ा। तो क्या लगता है कि सर जन स्वराज में सही लोग और सही सोच के लोग आ पा रहे हैं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है? नहीं, बड़े पैमाने पर हर दल के लोग, हर दल में कोहराम मचा हुआ है। एक तरह से आप कहिए तो आरजेडी ने तो अपना चिट्ठी तक जारी किया और तमाम पार्टी के लोग उस पार्टी से क्षुब्ध होकर, उसकी व्यवस्था से क्षुब्ध होकर सभी लोग जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आईएएस और आईपीएस जो रिटायर हैं वो सभी लोग भी आ रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि एक प्रशांत किशोर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के को दुर्गति से बाहर निकाल सकते हैं और इसके व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने जगदानंद जी की चिट्ठी की बात की थी आरजेडी, उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रशांत किशोर जो हैं वो प्रशांत किशोर पांडे हैं जो कि लोहिया और अम्बेडकर है ना, इनके असूलों से इनका कोई मतलब नहीं है और ये बीजेपी की बी टीम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग आज तक तो यही किया है। ये पांडे, सिंह, यादव, यही तो इन लोगों का आज तक का राजनीति रहा है। ये पांडे हो या सिंह हो, विषय ये कहाँ है कि ये पांडे हैं या सिंह हैं। इन लोगों की राजनीति रही है कि समाज के लोगों को जात पात में बांट कर रखो और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समाज का लड़ना जरूरी है। इसलिए इन्होंने ये बात कहा है कि ये पांडे हैं। अरे कोई हो, मंगल पांडे भी तो देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का उद्घोष किए थे, तो उन पर उनका क्या कहना है? वो भी तो मंगल पांडे थे, तो तब ये बात नहीं थी। तो ये सब कोई विषय नहीं है। ये लोग घबराए हुए लोग हैं। ये अपनी व्यवस्था परिवर्तन के भय से अपनी सत्ता को जाते देखकर इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज एक तीसरे फ्रंट के रूप में उभर के आएगी और बहुत मजबूती से अपना प्रदर्शन करेगी? क्या लगता है आपको? निश्चित ये लगने की बात नहीं है, चूंकि यहाँ बिहार में दोनों ही दल एक गुट का निर्माण कर लिया है। बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो 2 गुटों में बट गए और दोनों का लक्ष्य है कि जनता को जात पात में बांट के रखना है और अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ना है। जो बिहार के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता त्रस्त है इन लोगों से। उसके पास अब तक कोई विकल्प नहीं दिखता था।
प्रशांत किशोर जी एक बेहतर विकल्प, एक ईमानदार विकल्प जनता को दिख रही है, इसलिए निश्चित रूप से वो प्रशांत जी के साथ जुड़ेगी और सत्ता परिवर्तन और होगा और व्यवस्था परिवर्तित होगा। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, अभी यहाँ चुनाव हुआ रुपौली का उपचुनाव जी, वहाँ उपचुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ? शंकर सिंह ने वहाँ कहाँ चला गया जात पात और ये सब बात? तो जनता ये सब समझ रही है, उसके पास विकल्प नहीं था अब तक और उसको एक ईमानदार विकल्प मिला है। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है कि ये 2025 के चुनाव में जन सुराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेगी, ये कहीं से संशय की बात नहीं। तो सर क्या लगता है, प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि बिहार जो है आने वाले 10 सालों में हम इसको अग्रणी राज्यों के श्रेणी में खड़ा कर दें, कैसे पॉसिबल? जो कि बिहार शिक्षा के मामले में, बाकी भूखमरी इसके मामले में, पलायन के मामले में, हर मामले में सबसे निचले पायदान पर कैसे मुमकिन है कि 10 सालों में बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए? देखिए, इरादा जब नेक होता है और ईमानदार होता है तो दुनिया में हर कुछ संभव है। और दूसरी बात है कि मेरा नेतृत्व करने वाला कौन है, उसका अपना व्यक्तिगत विजन क्या है। तो प्रशांत किशोर जी एक बेहतर विजन वाले लोग हैं, ये देश में इन्होंने साबित कर दिया। दर्जनों राज्य में इन्होंने सत्ता को बदल के व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया है। यहाँ तक कि हमारे खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का 2014 का पूरे देश में कैंपेन प्रशांत किशोर जी ने ही किया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रशांत किशोर जी में उतना बड़ा व्यापक विजन नहीं है तो बाकी लोग क्यों इनका मदद लेते आए हैं। तो इन्होंने ये कसम खाया है कि मैं बिहार में जन्मा हूँ, बिहार की मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है जिस कर्ज को चुकाना, और जब मैं दूसरे राज्यों को बेहतर दिशा दे सकता हूँ तो अपने राज्यों को क्यों नहीं। और नीति के परिवर्तन से बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं जो मात्र नीति के परिवर्तन से बहुत सारे खजाने में रुपए आ जाएंगे जो सरकार को करने का फुर्सत नहीं। और ये झूठ साच समाज को सुधारने की बात, ये दारूबंदी करके, तो ये समाज सुधारने का नहीं है, अपने पार्टी को चलाने के लिए ये किस तरह से समाज के निर्दोष लोगों को दारू के मामले में फंसा दिया जा रहा है और पुलिस इस मामले में क्या क्या कर रही है, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं। तो बेहतर विजन जब होगा तो निश्चित रूप से 10 वर्षों में 10 वर्ष तो काफी होता है। आप देख लीजिए, यहाँ किसान की दुर्गति, भारत जहाँ 80% कृषि पर आधारित है, यहाँ किसान की क्या दुर्दशा है। किसान के बारे में इन्होंने अब तक क्या किया है। बाकी जो पार्टियां हैं, वो जदयू भाजपा की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, इतने वर्षों से इन्होंने क्या किया है। आजादी के बाद जो भी चीनी मिल था वो सबको बंद कर दिया इन्होंने। आज अगर एक बिहार के चीनी मिल को खोल दिया जाए, किसानों की आय को दोगुना करने की बात प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। ये तो मात्र नीतिगत परिवर्तन से हो जाने का चीज है। 24 घंटा के अंदर में 2.5 गुना और 3 गुना हो जाएगा, जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे हो जाएगा ये कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी सत्ता में बैठे लोग जब चुनाव सामने होता है, जब अपना सत्ता जाते देखते हैं तो हर कुछ स्वीकार करके लागू कर देते। तो मेरी देखती मार करके आप जो है इसको करके लागू कर देते। तो मेरी देखती मार करके आप जो है इसको करिए, कॉपी करिए। तो इसलिए मेरा कहना उचित नहीं है। तो बहुत सारी बातें जो नीतिगत परिवर्तन से सर, ऐसे क्या लगता है कि दूसरे दलों में और जन स्वराज में बेसिक बुनियादी क्या फर्क है? देखिए, दूसरे दल आज तक जातिगत राजनीतिक पर आधारित रहे हैं। अभी आपने देखा कि जहां क्रेडिट लेने की बात है कि भारत में पहला राज्य बिहार है जिन्होंने जातीय जनगणना किया, तो ठीक है, जातीय जनगणना आपने किया, लेकिन उस पर किया क्या? वो तो स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जिस बिहार में सर्वाधिक जातीय जनगणना में मुस्लिम हैं, उनको कितना सीट आरजेडी द्वारा दिया गया या बाकी पार्टियों द्वारा क्या दिया गया? 2 सीट दिया गया। लेकिन वहीं उसी जातीय जनगणना के लिस्ट में जो कम प्रतिशत वाले जाति के लोग हैं, उनको कितना सीट दिया गया? तो ये सब जनता को ठगने की बात है। और प्रशांत किशोर जी ये पूरा बिहार देखेगा कि आगामी 2025 के चुनाव में 243 सीट पर जनसुराज लड़ेगी और ये 1985 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी 243 सीट पर अकेला लड़ेगी। और उसमें एक चीज और ये आप पाइएगा
कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो साफ साफ टिकट के वितरण में ही दिखेगा। तो सर इसमें महिलाओं का क्या रोल रहने वाला है? महिलाओं को कितना परसेंटेज मिलेगा टिकट वगैरह ऐसा? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि आज तक महिलाओं को भी ठगा गया, माइनॉरिटी को भी ठगा गया, सभी को ठगा गया, और अभी तक जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके द्वारा ठगा गया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को बिहार में 243 विधानसभा सीट है, जिसमें 40 लोकसभा सीट है। तो कम से कम हमारी पार्टी हर लोकसभा से एक महिला प्रतिनिधित्व हो, ये निश्चित गारंटी करेगी। और जनसंख्या, जातीय जनगणना के जनसंख्या के आधार पर सभी जाति वर्गों का 100% उनका जितना हिस्सा मिलता है, बनता है, वो टिकट के वितरण में आपको स्पष्ट दिखेगा। यही अन्य पार्टियों में और इसमें फर्क है, जिससे नियत का पता चलता है। कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में भी उन्होंने अति पिछड़ा के लिए भी सीट बताया था कि 70 सीट हम इस बार देंगे अति पिछड़ों को। नहीं, वो बताए तो कि अति पिछड़ा भाई हो या हमारे माइनॉरिटी के भाई हो, अगरा हो, कोई हो, यहाँ जातीय आधारित राजनीति है ही नहीं प्रशांत जी का। ये कोई जात पात की बात नहीं करते हैं, ये बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार के तमाम लोगों के बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, उसके बेरोजगारी की बात करते हैं। और रही बात जातीय जनगणना में हिस्सेदारी की, तो उसका तो अक्षरशः पालन करेंगे ही करेंगे। अच्छा सर, ये बात आती है कि जब से प्रशांत जी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, तब जाके बिहार विकसित राज्यों में हो पाएगा, कि सारे बाहर जो हमारे लोग पलायन करके जाते हैं उनको अपने यहाँ ही 15 से 20 हजार का रोजगार दिया जाएगा, तब जाके समझ में आएगा कि बिहार बाहर से लोग आके यहाँ रोजगार करें, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से। ये कैसे सर मुमकिन है बिहार में? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है जी कि आज केंद्र के सत्ता में भागीदार है जदयू। जदयू अभी वो बार बार मंत्रालय की मांग कर रही है, हमको ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए। लेकिन अगर उनको बिहार की चिंता है तो बिहार में फैक्ट्री लगे, इसकी बात वो कहाँ किए हैं कभी? बिहार में अगर फैक्ट्री लग जाए, आप देख लीजिए जितना चीनी मिल था वो बंद हो गया। सिर्फ अगर उसी को पुनः माने स्थापित कर दिया जाए, या और भी कई तरह की फैक्ट्रियां हैं जिसको लगा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बेरोजगारों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा, पलायन बंद हो जाएगा। तो कहे नहीं कि सभी पार्टी अपने हित का सोच रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य का सोच रहे हैं, बिहार के जनता का चिंता नहीं है, और यहाँ के बच्चों का कोई चिंता उनको नहीं है। ये कभी फैक्ट्री लगाए मोदी जी, इसकी बात वो कभी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। अभी तो सत्ता में शामिल है, कहाँ विशेष राज की बात एक बार भी कर रहे हैं? तो जब वो सत्ता से बाहर होते हैं, मोदी जी के केंद्र के सत्ता के खिलाफ होते हैं, तो वो विशेष राज का बात करते हैं। जब सत्ता में शामिल हो जाते हैं, उसकी मलाई चूसने लग जाते हैं, तो फिर उनका ये बात भूल जाते हैं, वो पर्दे के पीछे चला जाता है उनका प्राथमिकता। प्रशांत किशोर जी दूसरे नेताओं से डिफरेंट कैसे हैं? कैसे ये बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी दूसरे नेताओं से भिन्न इसलिए हैं कि इनका अपना विजन है, और भिन्न है चूंकि हम तो पार्टी में हैं, देश ने बता दिया है कि औरों से ये भिन्न है। जितने भी राज्यों में इन्होंने गलत सत्ता को, गलत व्यवस्था को परिवर्तित करके अच्छे व्यवस्था को कायम किया है, यही साबित करता है, पूरा देश इस बात का गवाही देता है। वो जदयू भी गवाही दे रही है, कांग्रेस भी गवाही दे रही है, भाजपा भी गवाही दे रही है कि प्रशांत किशोर जी औरों से भिन्न हैं, ईमानदार हैं, और उनको बिहार की चिंता है। ये वो तो वही लोग साबित कर रहे हैं। जो सर, क्या 2025 के चुनाव सामने है, अभी लगभग 13-14 महीना का समय, आप अपने बिहार के युवाओं को और यहाँ के वोटर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों वो जनसुराज के साथ जुड़े और क्यों जनसुराज को वोट करें? यहाँ की जनता को और यहाँ के युवाओं को से मेरा आग्रह है कि आज तक हम लोगों ने जाति पाति में बट के वोट दिया है। दूसरे का बच्चा शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाला सत्ता में काबिज हो जाए, दूसरे की बच्चों का चिंता करके हम लोगों ने जात पात में बट के वोट किया। इस बार हम लोग ये कसम खा लें, मेरा सबों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए,
जिससे हमारे अपने बच्चों का भविष्य का बेहतर निर्माण हो सके। और वो एकमात्र पार्टी प्रशांत किशोर जी का जन सुराज है, जो 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप ले लेगी। तो सिर्फ यही मेरा आग्रह है, यही निवेदन यहाँ के बेरोजगारों से कि आप अपने भविष्य की चिंता के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए आप वोट। सिर्फ यही मेरा आग्रह है, यही निवेदन यहाँ के बेरोजगारों से कि आप अपने भविष्य की चिंता के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए आप वोट करिए। सर एक और लास्ट सवाल है, अभी तक नेता का बेटा नेता, मंत्री का मंत्री बेटा मंत्री होता है, तो क्या ये जो प्रक्रिया है बिहार में, जो प्रशांत खुद कहते हैं कि 1250 परिवार का ही दबदबा रहा है, क्या लगता है कि जनसुराज के आने से ये जो प्रथा है ये खत्म होगी और जो नए लोग हैं जो कभी सपना जिंदगी भर झंडा ढोते थे, उनका भी सपना पूरा हो पाएगा कि वो भी बिहार विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएंगे? ये तो साफ है कि अगर जात पात की बात है, नेता जात पात करके वोट ले लेते हैं, तो जात पात में लालू जी कहाँ कभी किसी दूसरे यादव भाई के बच्चों के लिए कहे हैं कि हाँ ये बेहतर, बिहार में सबसे बेहतर है, इसको कोई पद दे दिया जाए। अभी पप्पू यादव को हराने के लिए उन्होंने वहाँ क्या किया था, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसी तरह से हमारे चिराग जी ये कहाँ कह रहे हैं कि हाँ हमारे दूसरे कोई पासवान भाई आ जाए। ये हमारे क्या नाम है उनका, विपक्षी लोग ऐसे तो उनका नाम सम्राट चौधरी है, कुछ लोग उनको पीतम्बरी चौधरी भी कहता है, वो क्या सर में कुछ बांधते हैं उसके लिए लोग बोलता है। तो सब लोग वंशवादी हैं। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, समाज में पिछले पादान पर खड़े लोग जिनके पास भी, और उसके लिए प्रशांत जी जो है हर कदम पर खड़े हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप आगे रहिए, हम आपके पीछे हैं। बाकी नेता कहते हैं कि हम आगे रहेंगे, आप मेरे पीछे रहिए। यही फर्क है बाकियों में और प्रशांत से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और इन्होंने बताया कैसे जनसुराज जो है दूसरे दलों से अलग है और आने वाले 25 के विधानसभा में ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता मालिक है और किसको वो ताज पहनाती है। उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर जी जितना मेहनत कर रहे हैं बिहार के परिवर्तन के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, तो इसका बेहतर रिजल्ट ज़रूर उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें ताकि हम आप तक और बेहतर वीडियो पहुंचा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।